Good afternoon, sir. Good afternoon, guys. Where are they? Okay, तो क्या करे थे हम लोग कल? Pronounce करे थे, I guess. Yes, sir. Okay. And कहाँ तक किया था हम लोगों ने? Reflexive. Reflexive and emphatic पढ़ा था हम लोगों ने. Yes, reflexive and emphatic. ठीक है. तो reflexive और emphatic समझ में आया सबको? Cool. चलिए आगे बढ़ते हैं. And oh God. Sentence देते हैं. The servant prostrated before his master who had returned from London after a year. सर स्क्रीन में कुछ आ कुछ दिख नहीं रहा अभी? अब Refresh it. wait a minute. सर आप नहीं उसको बोला मैंने रितेश को. अच्छा बाकी सबको दिख रहा है? चलो देन फिर से चलो सी विजिबल है सबको. ठीक है. नो दिस इज अ क्वेश्चन. लास्ट में दिस इज नो आई डोंट. ठीक है. अब यहाँ से हम लोग वर्ब्स को देखते हैं. यहाँ पे द सर्वेंट प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर अ ईयर. ठीक है. यहाँ पे बिकॉज़ दिस इज अ न्यू वर्ड प्रोस्ट्रेटेड. प्रोस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? जब किसी को प्रणाम करते हैं ना, बिल्कुल पैरों में गिर जाना, और मतलब देखोगे ना कि बिल्कुल चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम करना. साष्टांग प्रणाम. साष्टांग प्रणाम या. ठीक है. दिस कॉल्ड प्रोस्ट्रेटेड. तो द सर्वेंट प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर. तो प्रोस्ट्रेटेड जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है. ट्रांजिटिव वर्ब है. इट मींस इसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. हाँ ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग क्या लगाएंगे? हिमसेल्फ. यस. ठीक है. तो द सर्वेंट प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ. ठीक है. The servant prostrated himself before his master who had returned from London after a year. ठीक है. I hope that's clear. ठीक है. तो prostrated, अब इस तरीके से हम लोग verbs को सीखते हैं. अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उसमें नए शब्द सीखेंगे. और बेसिकली अब ऐसा है कि जो हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ हमारा ध्यान गया है. यस सर ये एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर है ना ये स्टेटमेंट जो अभी आपने लिखी है सर? नहीं रिफ्लेक्सिव के अंदर. रिफ्लेक्सिव के अंदर. ओके. हाँ देखो, सर्वेंट हमारा सब्जेक्ट है, प्रोस्ट्रेटेड वर्ब है, और जो आगे लगाया हमने वो ऑब्जेक्ट लगाया. हाँ ठीक है ना. यस. तो वो हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि बता रहे उसने खुद को अपने उनके मास्टर के सामने उनके चरणों में गिरा दिया इस टाइप का कुछ. ठीक है. तो इस तरीके से काम करता है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज relative pronouns. Yes, correct. तो relative pronouns क्या होते हैं हमारे? Who, whom, which. Yeah, that, which,
ठीक है, whose भी बोल देते हैं। सर which type of verb was prostrated? Prostrated हमारा ट्रांजिटिव वर्ब था, इसीलिए हमने उसके आगे ऑब्जेक्ट लगाया। ठीक है, जो हमने prostrated लिखा था क्योंकि उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था, आपने देखा डायरेक्ट प्रीपोजिशन लिख रहे थे, तो हमने कहा था कि इसके साथ जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके साथ डायरेक्ट क्या लगता है, आगे टेक अ डायरेक्ट वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद देम। ठीक है, तो उसके बाद डायरेक्ट लिखा। चलिए, तो रिलेटिव नाउन्स who, whom, that, which, whose, ये हमारे क्या होते हैं? These are called relative nouns. Relative nouns क्यों कहते हैं हमें? Because जो इनके आगे वर्ब लगता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन रीजन ये नहीं है। ओके। They relate to an antecedent in a sentence because they relate to an antecedent. ठीक है, antecedent, because they relate to an antecedent in a sentence. Yes करने का, they also work as conjunction. ठीक है, देखो कैसे काम करता है ये। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, I met Hari. Hari has just returned. ठीक है, अगर मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ I met Hari, Hari has just returned. अब I'm writing two different sentences. I met Hari, full stop, and Hari has just returned. अब इन दोनों को सेंटेंस को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो क्या लिखूंगा? I met Hari, ये तो ऐसे ही रहेगा, yes. साथ में क्या जाएगा यहाँ पे? Who has just returned. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक बार तो हम यहाँ पे हरी लिखना होगा, देन दूसरी बार हम क्या करेंगे, केवल अपना ये रिलेटिव नाउन लिख देंगे, और रिलेटिव नाउन के बाद में सेकंड हरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये क्या कर रहा है, इस वाले नाउन को रिलेट कर देगा आगे वाले पार्ट से। ठीक है, हाँ, बस ये क्या कर रहा है, उसे रिलेट करने का काम कर रहा है। तो इसमें ऐसा होता है कि पहली चीज नाउन का जो काम होता है वो ये होता है कि नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करना। ठीक है, तो नाउन की रिपीटेशन को उसने साथ में अवॉइड किया ही, और साथ ही साथ क्या किया, इस वाले पार्ट को, इस वाले नाउन को आगे वाले पार्ट से रिलेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने लिखा था दे रिलेट टू एन एंटीसीडेंट इन अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में किसी एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब क्या होगा, जो सब्जेक्ट पहले आया हुआ है उसे बोलते हैं। तो जो सब्जेक्ट पहले आया था उसे आगे वाले पार्ट से रिलेट कर दिया। साथ ही साथ हम देख सकते हैं दो अलग अलग सेंटेंसेस थे, और अब हम नीचे क्या लिख रहे हैं, एक ही सेंटेंस लिख रहे हैं, आई मेट हैरी हु हैज जस्ट रिटर्न्ड। इसलिए हम कहते हैं कि इट आल्सो वर्क एज अ कंजंक्शन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो चाहो तो इसमें आगे ये लिखा जा सकता है, दे रिलेट टू एन एंटीसीडेंट इन अ सेंटेंस एंड आल्सो वर्क एज कंजंक्शन। ठीक है, एंड आल्सो वर्क एज कंजंक्शंस। ये है, तो ये किसी सेंटेंस में कंजंक्शन का भी काम करते हैं। ओके, यहाँ पे भी आल्सो वर्क एज कंजंक्शंस, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिलेटिव नाउन। तो इसी तरीके से इसमें अगर जैसे हमने अभी पर्सन को रिलेट करने के लिए हम लोग वही यूज करते हैं, हमें पता है। अगर यहाँ पे कोई चीज होती, जैसे अगर मुझे लिखना होगा I have found the watch, I lost the watch. ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग? पहला पार्ट तो ऐसे लिखेंगे, आई हैव फाउंड द वॉच। नो, फॉर वॉच वी विल नॉट यूज whom। वॉच के लिए हम क्या लिखेंगे, which, या वी कैन राइट which I lost। ठीक है, तो आई फाउंड द वॉच, मुझे वो वॉच मिल गई है जो मैंने खो दी थी। तो यहाँ पे आप जो which यूज कर रहे हो, ये आपका रिलेटिव नाउन, ये क्या कर रहा है, वॉच को रिलेट कर रहा है इस वाले आगे वाले पार्ट से। ठीक है, तो अगेन हमें दोबारा से वॉच लिखने की जरूरत नहीं है, तो मुझे वो घड़ी मिल चुकी है जो मैंने खो दी थी। तो आई फाउंड द वॉच व्हिच आई लॉस्ट। क्लियर है सबके लिए? यस, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव नाउन को। बेसिक यूज है हमारे रिलेटिव नाउन का। चलिए, तो अब हम समझते हैं रिलेटिव नाउन को साथ में, यानी उनकी यूजेस के हिसाब से। ठीक है, तो हु के बारे में हम सब लोग जानते हैं, हु इज यूज्ड फॉर
persons, तो ज्यादा इसमें हमें कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पॉसिबल दिस इज द बॉय, ही इज द बॉय, कुछ भी बोल सकते हैं, दिस इज द बॉय who helped me yesterday। तो इसका एग्जांपल हमने अभी वैसे भी देख लिया था, ठीक है, yesterday, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग who यूज किया, जो कि हमारे क्या है, रिलेटिव नाउन। अब who यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए। देखो क्या होता है, who और whom ये दोनों ही इंसानों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जनरली who भी हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, मतलब who तो ऑफ कोर्स पर्सन के लिए यूज करते हैं, whom भी हम लोग जनरली पर्सन के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि किसी सेंटेंस में क्या यूज किया जाए, कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस पे क्वेश्चंस मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो भी हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, या फिर कैसे पता चलता है। आई हैव गिवन दिस सेंटेंस हियर, ठीक है, इसमें बताइएगा क्या है, देन आई टीच कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें ध्यान देना है, एक्चुअली में क्या ध्यान देना चाहिए। यस, काफी लोगों ने इनफैक्ट सबने whom बोला, whom आएगा, बिल्कुल सही। एक और सेंटेंस देखते हैं, इसमें बताइएगा, whom the guest whom we were talking about have come are my brothers-in-law। ओके, चलो समझते हैं कैसे काम करता है सिस्टम। जब भी इस तरीके के सेंटेंस हम लोग देखते हैं, अब क्या होता है कि जनरली हमने सेंटेंस देख के तो समझ में आ जाता है, मतलब हमें कुछ और करेक्शन की रिक्वायरमेंट इसमें होती नहीं है, हम लोग खुद ही पढ़ते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो हमें एक बार देखना पड़ेगा। किसी भी सेंटेंस में एक चीज हम ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स, यानी हर एक वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट होता है, हर एक उसमें जितने वर्ब्स होते हैं उतने सब्जेक्ट मिलते हैं हमें, ठीक है। और किसी भी सेंटेंस में एक चीज ध्यान रखना, अगर हु लिखा होता है ना, अगर हु लिखा है तो हु आल्सो एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, यानी उसके अंदर जितने वर्ब्स होंगे उसके लिए एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी हु आल्सो टेक्स अ वर्ब। क्या मतलब है समझाता हूँ। जैसे हम लोग बात करें, इसमें वी हैव अ सब्जेक्ट प्लेयर्स, यहाँ पे एक वी कैन राइट इट एज सब्जेक्ट वन, ठीक है। इसके लिए वर्ब कौन सा हम लोग देखेंगे, देन आगे आ गया हु और whom, इसके बारे में बात करेंगे। देन यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट हमें साफ साफ दिख रहा है वी, दिस इज सब्जेक्ट टू, इसके लिए वर्ब क्या हो जाएगा, we have selected for our team, this is verb 2। समझ में आ रहा है, इसके लिए दूसरा वर्ब है, बिकॉज यहाँ से देखो नया वर्ब स्टार्ट हो रहा है, आर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, तो दिस इज सम अनदर वर्ब, ठीक है, जो कि अभी हम देख सकते हैं तो काम कर सकता है किसके लिए, V1 के लिए, V1 की तरह, यानी इस सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब रहा, ओके। नाउ ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने एक सब्जेक्ट लिया V एंड उसके लिए हमारा वर्ब रहा ये वाला। तो एक और चीज बता दो इससे पहले, एक सब्जेक्ट दो वर्ब केवल दो हालत में ले सकता है, मतलब एक ही हालत में बेसिकली, कि जैसे हम बोलते हैं he came and completed the work, he came and completed the work, ठीक है, he came and completed the work। नाउ यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ये है और इसके साथ दो वर्ब्स लग रहे हैं, एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, ठीक है, दो वर्ब लग रहे हैं। हम एक ही सब्जेक्ट के साथ में दो वर्ब तो लगा सकते हैं जब हम उससे कंजंक्शन से जोड़ते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए आप यहाँ पे कंजंक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे वी हैव सिलेक्टेड फॉर आवर टीम, उसके बाद नया वर्ब स्टार्ट हो गया V1, ठीक है। तो अगर कंजंक्शन से हम जोड़ते हैं तो एक सब्जेक्ट दो वर्ब्स ले सकता है, वरना हर एक वर्ब के लिए हमें एक अलग सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious। तो यहाँ पे हमने जो पहला लिखा, पहला सब्जेक्ट इसे S1 मार्क कर दिया, देन आगे बढ़े तो हमें V1 S2 मिल गया। इस V1 के लिए वाला सब वर्ब है, ये सबको पता चल रहा होगा, we have selected for our team, तो V यहाँ पे सब्जेक्ट है और इसके लिए वर्ब क्या हो गया, have selected for our team। यार से नया वर्ब स्टार्ट हुआ which is for V1। तो जब भी हम देखते हैं कि चलिए S1 के साथ V1 है एंड S2 के लिए V2 है, यानी एक और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, whom आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिसाइड होगा, ये सुनने में अच्छा लग रहा है उससे डिसाइड नहीं करेंगे हम लोग कि क्यों आना चाहिए, इस तरीके से डिसाइड होगा। अगर हमारे पास, अब यहाँ पे ध्यान देना,
अगर हमारे पास एक वर्ब एक्स्ट्रा बचता है यहाँ पे V3 एक और होता, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, तो हु लगाते जो कि हमारे S3 की तरह काम करता। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एक भी वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, whom लगाएंगे। whom ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट एक्स्ट्रा नहीं होगा, सब्जेक्ट उतना ही होगा जितना कि हमारे पास वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे who नहीं आएगा, whom आ जाएगा। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा अभी, ठीक है, लेकिन अभी कोई सवाल हो तो पूछो, फिर हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन से एक बार और समझते हैं। सर ये जो आपने लिखा है ही केम एंड कंप्लीटेड द वर्क, सर ये वाला एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। कौन सा वाला? सेकंड स्टेटमेंट जो आपने लिखी है सर, ही केम एंड अच्छा। कंप्लीटेड द वर्क। He came and completed the work, yes। देखो इसमें क्या है ना, जब भी हम ये लिख रहे हैं, इसमें बोला मैंने कि वैसे तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और वो बैलेंस होनी चाहिए एक सेंटेंस के अंदर, कि जितना सब्जेक्ट है, ठीक है, क्या क्या बोला था मैंने, कि जितना सब्जेक्ट होगा उतना ही वर्ब सब्जेक्ट होगा, उतने वर्ब हो गए, उतना ही वर्ब होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट लिखा मैंने, लेकिन वर्ब्स कितने आ गए, 2 आ गए। दो। ठीक है, तो मैंने ये बताया हाँ कि ऐसा तब हो सकता है, एक सब्जेक्ट 2 वर्ब तब ले सकता है जब आप उसे कंजंक्शन से जोड़ोगे, तब वो आया और उसने काम Okay, कंप्लीट okay. किया, तो ही केम एंड कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, देखो क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिखता हूँ ना, he came and he completed the work, तो आपको पता होता है कि वो एरर है, there is no, मतलब again a subject is not required। ठीक है, he came and completed the work, तो पता है कि वो पहले वाला सब्जेक्ट जो हमारा ही है, it can take both the verbs। yes Himashi, who always act as a subject। देखते भी आगे हम लोग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इस सेंटेंस को खुद समझने की कोशिश करो, और जो हमने भी किया था वर्ब्स एंड सब्जेक्ट वाला, वो वाला तरीका लगाओ उसमें। होम, होम आएगा सर, क्या जाएगा, होम आएगा सर, होम। whom। चलो इसे समझते हैं। यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब, देखो सबसे आसान होता है ना, जो वर्ब और सब्जेक्ट साथ में लिखे उन्हें मार्क करना। चलो मैं एक सब्जेक्ट से मार्क कर सकता हूँ ना भी यहाँ पे, द गेस्ट्स। ठीक है, इसको S2 मार्क कर सकता हूँ, और बहुत इजी होता है वर्ड टॉकिंग अबाउट, इसे मार्क करना, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट पेयर हमेशा साथ में आता है, बीच वाला जो है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज V2। V2। ठीक है, नाउ द गेस्ट के लिए कौन सा वर्ब कर सकता है, एक्ट, हैव कम। देखो एक और वर्ब है हमारे पास, और एक आर माय ब्रदर्स इन लॉ। द गेस्ट्स आर माय ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसे मान सकते हैं कि चलो ठीक है, इसके लिए हमारे पास वर्ब हो गया दिस वन, V1, जो इसके लिए काम कर रहा है, द गेस्ट्स आर माय ब्रदर्स इन लॉ। लेकिन तब भी हमारे पास एक V3 बच रहा है। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे whom नहीं आएगा, who आ जाएगा, जो कि हमारे S3 की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे who is the correct answer। क्लियर हुआ? फिर से देखें। यस सर। ओके, देखो हमने बात की यहाँ पे वी कैन मार्क इट एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे देखने में लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा, लाइक विद इन सेकंड्स, 5 सेकंड से कम में हो जाता है ये काम। ठीक है, S2 इसके लिए वर्ब वाला है, वी वर टॉकिंग अबाउट। देखो ये चीज बहुत जरूरी है जानना कि पूरा सेंटेंस उसका पूरा वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ से नया वर्ब स्टार्ट हो रहा है, पता चल रहा होगा आपको। ठीक है, ये आपका एक और हेल्पिंग वर्ब है, तो दिस इज V2, यानी इस सब्जेक्ट के लिए आपका ये वाला वर्ब है, नो डाउट। एक वर्ब आपका ये रहा हैव कम, और एक वर्ब आर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो दिस इज योर वी कैन से V3 एंड V1, क्योंकि देखो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, 2 वर्ब है हमारे, हम किसी को कुछ भी वर्ब दे सकते हैं। हम गेस्ट के लिए हैव कम भी बोल सकते हैं, आर माय ब्रदर्स इन लॉ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट जैसा लग रहा है, वी कैन से S1 के साथ V1 ये वाला हो गया। देन वी से ये वाला वर्ब खाली है एंड देयर इज नो सब्जेक्ट फॉर दिस, तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पुट हु हियर, जो काम करेगा आपका S3 की तरह, एक और सब्जेक्ट की तरह, तो यहाँ से हूँ हट जाएगा। तो इस वाले सेंटेंस में जो करेक्ट है वो क्या है, हु, जो कि काम कर रहा है आपके एक और सब्जेक्ट की तरह। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? We are talking about have come my brothers in law. Okay. ठीक है, द गेस्ट हु वी वर टॉकिंग अबाउट हैव कम आर माय ब्रदर्स इन लॉ। समझ में आ गया? एक बार एक्सप्लेन करना। Yes, whom sir. होगी ना एक बार क्या एक्सप्लेन करना है? सर, इसका आंसर whom होगा ना? नहीं, इसका आंसर हु होगा, यही तो बता रहा हूँ मैं, हु होगा।
थर्ड फॉर्म में आपने क्या पूछा ऊपर और क्या एक बार और आपने चलो इस बार एक बार और देखते हैं। चलो एक बार मैं इसकी शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसे, फिर एक बार हम फिर से समझेंगे। देखो क्या होता है, जब भी ऐसा कोई सेंटेंस लिखे, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट प्रिटेंड कि यहां से यहां तक, कहां से कहां तक वो बताता हूँ। पहला सब्जेक्ट जहां पे भी आपको चेक करना है ना कि आपका हु और हुम सही है या नहीं है, उससे देर इज अ ब्लैंक, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक ब्लैंक था और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और आपको पता करना है कि यार यहाँ पे हुआ आएगा या नहीं आएगा। आपको क्या करना है कि इसके लिए पहला सब्जेक्ट और यानी जो इसके बाद में जहां पे भी आपको पता करना है या फिर जहां पे भी आपको चेक करना है कि ये सही है या नहीं, इसके बाद जो पहला सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है, वी वर टॉकिंग अबाउट, इसे आप पूरा क्या मान लो, एक ब्लैंक मान लो यहाँ तक, ठीक है। अगर आप इसे ब्लैंक मान लेते हो, अगर यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत पड़ रही है तो वो हु लिखने की जरूरत पड़ेगी तो आपका हु आएगा, और अगर कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपका हुम आएगा। अब आप इसे पढ़ के देखिए, द गेस्ट डैश हैव कम आर माय ब्रदर्स इन लॉ। अब इसे आप अपनी रीडिंग की जो ना हम जहाँ पे बोलते हैं सुनने में अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, यहाँ पे आप उस वाली तरीके से उस ट्रिक से कर सकते हो कि सुनने में अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। अब बताओ क्या लग रहा है, द गेस्ट डैश हैव कम आर माय ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है सर। सही ना, हु के अलावा कुछ और समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, गेस्ट हु हैव कम। और ये ट्रिक हमेशा काम करती है, कहीं पे भी इसमें कुछ लोचा हो नहीं सकता, लेकिन कोई इसका कहीं पे भी बैकफायर नहीं करती, हमेशा काम करेगी। यहाँ पे भी देख लो लगा कैसे, जैसे इस पे देख लेते हैं हम लोग, इस वाले में तो हमने हु लगाया था ना, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो सब्जेक्ट यहाँ पे हमें चेक करना था, पहला सब्जेक्ट का पेयर है वी हैव सिलेक्टेड फॉर आवर टीम, यहाँ से यहाँ तक इसे पूरा ब्लैंक मान लेते हैं। अब देखो इसमें कुछ फिल करने की जरूरत पड़ रही है नहीं, the players are young and ambitious, this is a complete sentence, ठीक है, सिंपल सा कंप्लीट सेंटेंस है, आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको यहाँ पे कंजंक्शन या साथ में से रिलेट करने के लिए कुछ चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, वो हुम हो जाएगा। समझ में आया? चलिए चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा सर। क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, अभी देखूंगा। वहीं पे स्लाइड रुक गई है क्या? नहीं चल रहा है ना? हाँ हाँ आप चल रहा, आप चल रहा। ओके ओके The beggar who we had suspected to be guilty turned out to be innocent. क्लास में नो एरर भी लिख देते हैं। दिस इज ए क्वेश्चन, समझ आ रहा है ना? ओके तो सब लोग देखिए इसे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या जाएगा, हुम आ जाएगा, ठीक है। कैसे देखो, अभी यहाँ पे क्या करें हम लोग, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट 1, दिस इज योर सब्जेक्ट 2, हैड सस्पेक्टेड टू बी गिल्टी, दिस इज योर वर्ब 2, यहाँ से नया वर्ब स्टार्ट हो रहा है जो कि डायरेक्ट मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, टर्न्ड आउट टू बी इनोसेंट, दिस इज योर वर्ब 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है एक और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या जाएगा, हुम आ जाएगा, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में आप इसे चेक कर सकते हो, और अगर हम इसे अगर वो भी करें, ब्लैंक वाला भी करें तो भी ऐसे काम करेगा, ठीक है। द बेगर
डायरेक्ट किया जाएगा तो रहेगा टर्न आउट टू बी इनोसेंट। तो यहाँ पे एक और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या जाएगा हुआ जाएगा। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका, तो हमें से फिर से चेक कर सकते हैं। नो कूल, सही है, इसका मतलब सबकी समझ में आया। और कोई भी सवाल हो तो आराम से बेझिझक पूछ सकते हो, हम फिर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये तो हमारा वो का यूज, ठीक है। साथ में हम अब देख सकते हैं विच को कैसे यूज करते हैं। देखो विच तो जनरली हमें पता है, इट इज जनरली यूज विद एनिमल्स, है ना, या फिर थिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो ये तो इजी होता है इसका यूज जानना, ठीक है। द बॉय, सॉरी, द बुक विच यू सी ऑन द टेबल इज माइन। तो बुक के लिए यूज कर लिया हमने, जैसे भी वॉच के लिए यूज किया था, ठीक है। एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ओके। एनिमल के लिए भी इजी होता है इसका सेम यूज। अब पर्सन के लिए से कब यूज करते हैं वो देख लिए। Which can be used with persons या to relate persons, ठीक है। In the case of making choice or selection, यानी कि जब आप चॉइस की बात कर रहे होगे या सिलेक्शन की बात कर रहे हो कहीं पे भी, तो आप यूज कर सकते हो which for persons। जैसे सवाल भी होता है ना, who is your friend and which is your friend। तो who is your friend तो पता है तुम्हारा फ्रेंड कौन है। जब which is your friend पूछते हैं तो इसका मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, उनमें से कौन है, या फिर 10-20 लोग बैठे हैं या कोई फोटो दिखाया गया तो तू बताते हो कि these two are my friends, तो वो ऑलमोस्ट सिलेक्शन ही शो करता है, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट विच एवर प्लेयर यू वांट, ठीक है। तो सवालों में या फिर इस तरीके से रिलेट करते हैं हम विच यूज करते हैं फॉर पर्संस, तो सिलेक्शन जैसे दिखाना होगा। तो जैसे अगर ऐसे बोल सकते हैं सेंटेंस में, the coach knows which of his players play well, ठीक है। the coach knows which of his players plays well, इनमें से कौन सा प्लेयर अच्छा खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पे which यूज कर रहे हैं, which is working as a relative pronoun and it is used for persons, ठीक है। तो ये हालांकि सेंटेंस थोड़ा अलग तरीके का है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हमारा मतलब पहले नहीं आ रहा है, जो जिस नाउन को रिलेट कर रहा है, बट स्टिल उसी की तरह काम कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विच कैन बी यूज विद पर्सन। बाकी थिंग्स के साथ तो बहुत इजी होता है, नॉर्मली है इस तरीके का, द बुक विच यू सी ऑन द टेबल, द हॉर्स विच यू सी इन द ग्राउंड, ठीक है। द हॉर्स विच यू सी in the ground is mine, ठीक है। I would like to own a horse one day although, ठीक है। the horse which you see in the ground is mine। तो यहाँ पे which is used for animal, यहाँ पे horse के लिए यूज कर लिया, बाकी things के लिए यूज कर लेंगे the book which you see on the table। तो इजी सा ही वाला। नेक्स्ट आता है हमारा whose। बिल्कुल बहुत इजी काम करता है, हम सब लोग whose का यूज जानते हैं, ठीक है। जिसमें भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। दिस इज द बॉय, जिस पर्सन के लिए यूज करते हैं, ऑल्दो हम लोग इसे पर्सन एनिमल्स कई बार यूज कर लिया जाता है, यानी लिखते टाइम कई बार लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन उसी चीज को हम विच की हेल्प से भी बोल सकते हैं, इसलिए अवॉइड किया जाता है, बस ऐसा है, ठीक है। जैसे दिस इज द बॉय उसका वाज स्टोलन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना, हु का पैसिव केस है। हु में हम बात कर रहे होते हैं कौन सा इंसान, कौन सा, और यहाँ पे हम बात करते हैं हु, बात करते हैं किसी की कोई चीज। दिस इज द बॉय जिसकी कार चोरी हो गई थी, ठीक है। तो हुज बस इस तरीके का रिलेट करने का काम करता है, ये किसी का पोजीशन दिखाने का काम करता है, ठीक है। तो रिलेटिव नाउन है जो कि काम करता है पोजीशन शो करने के लिए। तो हु का पैसिव केस है हुज, ठीक है। और अच्छा, मैं जो बात कह रहा था अभी वो ये थी कि थिंग्स के लिए, जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, दिस इज द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन इज इजी, ठीक है। तो लोग कई बार इस तरीके से बोल देते हैं, ऑल्दो तो ऐसे बोल दिया जाता है, लेकिन हम इसी बात को विच की हेल्प से भी कह सकते हैं। कैसे कहते हैं विच की हेल्प से?
The solution is very easy. Of the question which I have given to you, क्या होगा फिर से तो? the solution is very easy. The चलिए solution is इसी बन very गई easy. इसमें से देखते हैं फिर से सिंपल ऐसे बोलेंगे दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज एन इजी सॉल्यूशन अच्छा, मैं है ना? इसका रिवर्स मार रहा था. हाँ वो मैं कह रहा हूँ इसीलिए मैंने बोला ये अलग से बन गया ये ठीक है ऐसे बोल सकते हैं व्हिच हैज एन इजी सॉल्यूशन ठीक है तो क्योंकि हम इसे ऐसे विच की हेल्प से बोल सकते हैं तो जनरली प्रेफर करते हैं कि विच की हेल्प से बोला जाना लेकिन ऑल्दो जब लोग लिख रहे होते हैं तो whose भी आप यूज कर लेते हैं अब देखो यार क्वेश्चन इंसान है ना जानवर है तो थिंग्स की कैटेगरी में आता है तो लोग कई बार इस तरीके से यूज कर लेते हैं ठीक है बट हाँ हम प्रेफर ये वाला करते हैं तो अगर हाँ लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो इतना बड़ा एरर नहीं होगा ये एक बात बता रहा हूँ आपको क्योंकि क्या होता है ना ये अगर लंबा सा सेंटेंस उसमें अगर ये कहीं पे भी एरर दिया जाए क्योंकि अगर आप एरर इसमें मार्क करोगे तो उसमें बहुत सारा लंबा सा पार्ट में चेंज करना पड़ेगा ठीक है तो अगर इस तरीके से लिखा जाए किसी के लिखने का तरीका किसी ने यूज किया है तो ये लिटरेरी डिवाइस में आता है गलत नहीं होता एकदम से ठीक है तो ये गलत नहीं होगा सही होगा ऑल्दो हम इस चीज को अगर खुद लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिखना पसंद करेंगे बस ऐसा है ठीक है तो ऐसे अगर कहीं पे यूज कर रहा है कोई तो चल जाएगा ऑल्दो लोग लिखते नहीं है अगर आपको सेंटेंस एग्जाम मिलता है तो कुछ इसी तरीके से मिलेगा तो इस पे क्वेश्चन नहीं आता बस मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में कहीं पे भी तो लोग इस तरीके से बोल लेते हैं तो ऐसा नहीं कि वो गलत ही है ठीक है बाकी क्वेश्चन तो जनरली इस पे नहीं मिलते क्लियर होगा मूव्स का यूज बहुत ही इजी है आगे बढ़ा जाए अब पढ़ते हैं उस पार्ट पे जिसपे सवाल हमें मिलते हैं ज्यादा से वो है दैट ठीक है दैट का क्या है दैट हम लोग फिर से दैट के साथ क्या सीखते हैं कि दैट कैन बी यूज्ड विद पर्सन एनिमल्स एंड थिंग्स ठीक है तो दैट हम पर्सन एनिमल्स और थिंग्स तीनों के साथ यूज कर सकते हैं बिल्कुल सही साली हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगाते हैं लेकिन हम साथ में इसमें पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है अब क्योंकि देखो पर्सन के साथ हम हु यूज कर सकते हैं एनिमल्स थिंग्स के साथ हम विच भी यूज कर सकते हैं ठीक है लेकिन कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे दैट ही आएगा तो उस पे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे लिखेंगे हम लोग दैट इज प्रिफर्ड या दैट इज यूज्ड इन प्रेफरेंस टू who and which in the following cases तो यहाँ पे हम देखेंगे कि that कहाँ पे यूज किया जाता है who और which की जगह ठीक है that is used preference to who and which in the following cases so we'll look at those cases कि जहाँ पे that को प्रेफर करेंगे हम इनकी जगह पे ओके तो फर्स्ट आता है यस जो आपने अभी बताया सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग करते हैं तो जहां भी आपका सब्जेक्ट ठीक है जो भी सब्जेक्ट है आपका जो भी आपका नाउन है सुपरलेटिव डिग्री सबको पता होगा ठीक है हम लोग एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की हमारी तीन कैटेगरी होती है पॉजिटिव कंपैरेटिव इन केस किसी को नहीं पता तो ठीक है सुपरलेटिव तो ये सबको पता है ना कि हम लोग हाई हायर ठीक है एंड हाईएस्ट तो जो आपकी एक्सट्रीम वाली डिग्री होती है ठीक है हाईएस्ट तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं तो जब भी आपका नाउन जिसे आप लिख रहे हो जिसे आप रिलेट कर रहे हो उसे क्वालिफाई कर रहा होगा कोई भी सुपरलेटिव डिग्री ठीक है मोस्ट बेस्ट इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं तो उसके साथ हम लोग दैट यूज करेंगे फॉर एग्जांपल लेट्स सी हियर द वाइसेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड made mistakes ठीक है तो वाइसेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स अब देखो यहाँ पे हम लोग मैन लिख रहे हैं मैन के लिए जनरली हम लोग हु लिखते हैं लेकिन साथ में सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो हमने यहाँ पे क्या लगाएंगे दैट लगाएंगे तो दिस इज योर रिलेटिव नाउन और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे क्या करते हैं वो हु लिखते हैं और हु सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि इंसान की बात चल रही है हु सुनने में अच्छा लगता है तो इंसान इस पर ध्यान नहीं देता लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हो यहाँ पे तो क्या आएगा हमारा दैट आएगा ठीक है कुछ जबरदस्ती के रिलेटिव नाउन लगा के हम सेंटेंस बना के देखते हैं जैसे दिस इज द फास्टेस्ट कार दैट इज ठीक है अवेलेबल इन द मार्केट ठीक है व्हाट एल्स कोई भी सेंटेंस बना लेते हैं जैसे हम बोल सकते हैं दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू
this is the best thing that we can do, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री आ गया बेस्ट थिंग के साथ में, दैट आएगा। फास्टेस्ट कार, दैट आएगा, ठीक है। अब बस वही होता है कि यहाँ पे जो नियरेस्ट जो आपको लग सकता है गलत वही लगाते हैं। जैसे यहाँ पे दैट के साथ क्या लगा देंगे, विच लगा देंगे इस जगह पे, दैट की जगह पे। अगर इस पे क्वेश्चन देना होगा तो लेकिन आपको ध्यान देना है कि सुपरलेटिव डिग्री है तो फिर विच नहीं आएगा, दैट ही आएगा, ठीक है। बस दिस इज द बेस्ट मोस्ट, कुछ भी इस तरीके का यूज किया जाए तो वहां पे क्या आएगा, फिर दैट आएगा। क्लियर हुआ सबको? चलिए नाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री यूज करने का, कि कहाँ पे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट इज, दिस इज सेकंड पॉइंट। With the words like all, same, none, nothing, no one, only, little, all same, none, nothing, सच तो पता ही, सच मैन दैट, ऐसा अगर कुछ बोला जाए तो भी लगा लेते हैं, ठीक है। ऑल सेम, नन, नथिंग, ओनली, लिटिल, एक्सेट्रा लगा देते हैं इसके बाद, क्योंकि जनरली आपको इन्हीं में से वर्ड्स मिल जाते हैं अगर क्वेश्चन में आ रहा होता है या पूछा जा रहा होता है तो, क्योंकि यही वर्ड्स ही सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। ऑल सेम, नन। तो देखो अगर एक सेंटेंस में लिखता हूँ इस तरीके से, ही इज द बॉय हु हेल्प मी यस्टरडे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसी सेंटेंस, देखो यहाँ पे तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि हु लगा रहे हैं, ही इज द बॉय हु हेल्प मी यस्टरडे, लेकिन इसी जगह पे अगर मैं लिख दूं ही इज द सेम बॉय, तो यहाँ पे हु की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ठीक है। ही इज द सेम बॉय दैट हेल्प मी यस्टरडे। तो इस तरीके का ध्यान रखना है, इन वर्ड्स के साथ ऐसे फर्क पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग देखो कई बार हम लोग बोलते भी चीजों को, जैसे आपको पता है ऑल that matters is, पता नहीं कुछ भी आगे बोला जाए तो चलो कुछ अच्छा फिलोसॉफिकल सेंटेंस लिखते हैं। हाउ वेल यू वॉक्ड थ्रू द फायर, हेलो, दिस सेंटेंस, ये अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। ऑल दैट मैटर्स इज हाउ वेल यू वॉक थ्रू द फायर, ठीक है। तो ऑल लगा रहे हो, ऑल के साथ दैट आता है, ठीक है। एंड जैसे हम बोलेंगे he is the only person that can help you, ठीक है। केवल वही एक इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, ठीक है। he is the only person that can help you। तो जब भी आप ये वाले वर्ड्स यूज करोगे, there is little that matters या there is little there is very little that we can do, इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस बोलते हैं तो इन वाले सारे वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं। there is no one that can help you right now, there is none that can help you, ठीक है। there is little that we can do, तो इन सारे वर्ड्स के साथ में आप जब भी इनके साथ नाउन लगाओगे तो आपके साथ आगे जो रिलेटिव नाउन आएगा वो दैट आएगा। तो इन वर्ड्स को इसीलिए बस हमें क्या करना होता है ना, इन रूल्स को एक बार देखना होता है यार, तो मैं आ जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, ठीक है। बस ये है कि हमें क्वेश्चन देखने के बाद याद रहना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है सबको ये पॉइंट? चलिए नाइस।
चलिए लेट्स मूव अहेड. With the sentences or questions beginning with interrogative pronouns. देखो सेंटेंस तो हम लोग मॉडल वर्ब से भी स्टार्ट कर लेते हैं, कैन आई हेल्प यू टाइप के चीजें ऐसा, ठीक है. लेकिन जो हमारे इंटरोगेटिव नाउन से स्टार्ट हो रहा होगा, इंटरोगेटिव नाउन से मेरा मतलब यहाँ पे सीधे सीधे ये है कि जो आपके WH वाले होते हैं ना, व्हाट, वेयर, व्हिच, ऐसा वाला, ठीक है. उससे जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा, वो सेंटेंस भी हो सकता है, वो कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, तो उसके साथ आप क्या करोगे, हमेशा उस रिलेटिव नाउन बीच में दैट लगाओगे. क्वेश्चन देखते हैं. What is there? In fact, this is a sentence. What is there that is impossible for God? What is there that is impossible for God? अब देखो यार यहाँ पे क्या नहीं, this is not a ये कोई सवाल नहीं है, this is a statement, ठीक है. What is there that is impossible for God? यहाँ पे इंसान बोल रहा है कि ऐसा क्या है जो गॉड के लिए इम्पॉसिबल है, तो बेसिकली वो इम्प्लाई कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है जो गॉड के लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ स्टेटमेंट. बाकी क्वेश्चन तो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है. क्वेश्चन तो हम बहुत सारे जानते हैं. What is there that worries you? है ना, ऐसा क्या है जो तुम्हें चिंता करने पर मजबूर कर रहा है. नाउ द थिंग इज कि we can ask the same question very normally. We can say what worries you? किस चीज पे चिंता करो, ठीक है. लेकिन अब आपको थोड़ा शायराना अंदाज में बोल रहे हैं, तब ऐसी जरूरत पड़ती है कि ऐसा क्या है जो तुम्हें चिंता करने पे मजबूर कर रहा है. बेसिकली डायलॉग्स, इफ यू हैव टू स्पीक लाइक दिस, यू कैन स्पीक लाइक दिस. वरना इस बात को नॉर्मली बोल सकते हैं हम लोग, व्हाट वरीज यू. बट व्हेन वी आर सेइंग लाइक दिस कि ऐसा क्या है, तो आप किसके साथ जो चीज है उसके लिए रिलेट करने के लिए दैट यूज करोगे, ठीक है. बस सिंपल सा है कि अगर आप कोई भी रिलेटिव नाउन यूज कर रहे हो जो आपका इंटरोगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, WH से, तो उसके साथ आप हमेशा दैट लगाओगे. यानी कि जो भी सवाल के बीच में रिलेटिव नाउन आएगा तो वहां पे हु कुछ नहीं आने वाला, दैट आने वाला. क्लियर है, इजी है, सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से. नाइस, ठीक है. चलिए लेट्स व्हाट लास्ट पॉइंट इसमें ये कहता है. तो पहला हमने पढ़ा सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, दूसरा तो वाले वर्ड्स, तीसरा था जब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट कर रहे हैं. फोर्थ पॉइंट है हमारा इसमें, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि विद अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, एंटीसीडेंट बोल सकते हैं. तो विद अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स where one is a person and the other an animal or a thing, ठीक है. विद अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो विद अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स यानी सब्जेक्ट के पेयर के साथ में जहां पे एक तो इंसान है और दूसरा कोई भी जानवर या कोई वस्तु, तो ऐसे केस में व्हाट वी विल यूज दैट. फॉर एग्जांपल, द बॉय and his dog that trespassed on the club premises were turned out. ठीक है. तो the boy and his dog यानी कि वो लड़का और उसका डॉग, ठीक है, जो कि ट्रेसपास का मतलब क्या होता है, ट्रेसपास करना क्या होता है. लॉ टर्म है या ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. काफी सारे लोग इस तरीके का गेट पे लिख देते हैं. ओके, तो ट्रेसपास का मतलब होता है
घुसपैठ करना, बेसिकली विदाउट परमिशन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर करना, इट इज कॉल्ड ट्रेसपासिंग। ठीक है, तारों के नीचे से जाना, बाउंड्री के ऊपर से जाना, इनफैक्ट गेट खोल के भी जाना बट विदाउट परमिशन। ठीक है, तो गेट खोल के भी अगर जा रहे हो विदाउट परमिशन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में, इट इज कॉल्ड ट्रेसपासिंग। ठीक है, तो ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ऐसा लिखा होता है। ठीक है, ट्रेसपासर्स विल बी शॉट, ऐसा भी लिखा होता है। ठीक है, I was going somewhere तो मैंने एक वॉल पे लिखा देखा था, ट्रेसपासर्स विल बी शॉट। ठीक है, तो तो जब भी इस तरीके का हम यूज करते हैं तो जब भी यहाँ पे क्या है पर्सन और एनिमल, देखो केवल लड़का होता तो हम यहाँ पे हु लिख देते, केवल डॉग होता तो विच यूज कर सकते थे, लेकिन दोनों साथ में जा रहे हैं तो यहाँ पे दैट यूज करेंगे। तो वो लड़का और उसका डॉग जो ट्रेसपास कर रहे थे क्लब प्रेमिसेस में, प्रेमिसेस वर्ड यूज करते हैं हम जनरली, जैसे कॉलेज कैंपस, स्कूल कैंपस बोलते हैं एरिया के लिए, क्या बोलते हैं उसका परिसर, या क्लब परिसर में जो लोग घुस रहे थे, तो क्लब प्रेमिसेस दे वर टर्न्ड आउट, यानी कि उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। तो बॉय एंड हिज डॉग ट्रेसपास ऑन द क्लब प्रेमिसेस वर टर्न्ड आउट। ठीक है, तो आई गेस दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा देयर आर टू सब्जेक्ट्स, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे हमेशा, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, लिखा ये चारों पॉइंट अब देखो, इनको यार पढ़ना होगा, बस इन्हीं को ध्यान रखना होता है क्वेश्चन करते समय। तो अब कोई भी जनरल सेंटेंस आपको जब मिसलीनियस सेंटेंस होगा तो इन चीजों पे तो ध्यान जाना ही चाहिए। वैसा है जो भी रूल्स पढ़ रहे हैं उन पे ध्यान जाते रहना चाहिए। मैं सवाल लिखता हूँ, he is one of the best players who has been selected। इसमें दो एरर है। ठीक है, एक तो आप तुरंत बता दोगे अभी, और एक मैंने एरर लगाया है इसमें ताकि हम रूल समझ सके नेक्स्ट वाला। यस, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु की जगह दैट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बात करते हैं। अभी समझ टेलिंग द रूल की आगे वर्ब कैसा लगाते हैं, याद है क्या होगा यहाँ पे? यस, तो यहाँ पे हम लोग अब ध्यान देंगे इस वाले रूल पे कि रिलेटिव नाउन के बाद में जो भी वर्ब आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इट इज रिलेटिंग, इट इज रिलेटेड बाय द रिलेटिव नाउन। वन ऑफ द की के साथ तो वो हु दैट दोनों लग सकते हैं क्या? वन ऑफ द के साथ में हु दैट दोनों लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, आई डोंट डिनाई दैट। लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उसके साथ में दैट ही लगेगा ना, ये केस है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता वन ऑफ द प्लेयर्स, नॉर्मल बात कर रहा होता वन ऑफ द प्लेयर्स, तब तो मैं हु और दैट कुछ भी लगा सकता था। ठीक है, तो नाउ अब इसमें क्या होगा, देखो सिंपल है कि जब भी आप यूज कर रहे हो, आपका ये कैसा है, प्लेयर्स इज प्लूरल। ठीक है, प्लेयर्स प्लूरल है तो यहाँ पे हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। तो जो भी वर्ब यूज करना है हमारा हमें रिलेटिव नाउन के बाद में, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। नंबर ऑफ सब्जेक्ट का मतलब सिंगुलर या प्लूरल, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट रिलेटेड टू बाय द रिलेटिव नाउन। ठीक है, वी कैन से verb to be used after a relative noun depends upon the number of subject। यहाँ पे नंबर से मेरा मतलब है सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट प्रीसीडिंग इट, यानी उससे पहले आ रहा है जो प्रीसीडिंग इट बोल सकते हैं, और या फिर भी बोल सकते हैं रिलेटेड टू बाय इट, यानी जिसे वो रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ध्यान देंगे। तो इसके बाद में जो भी वर्ब आएगा डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए
India began to depend on Dhoni's batting, who is one of the best players of the team. Okay. India began to depend on Dhoni's batting, who is one of the best players of the team. या फिर हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं. ठीक है. Now he is not part of our Indian cricket team इसलिए. Okay. Now यहाँ पे no error भी लिख सकते हैं हम साथ में. लेकिन इसमें error है, ये क्वेश्चन है. और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. यू कैन राइट द क्वेश्चन, यू कैन नोट द क्वेश्चन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, व्हाटएवर यू लाइक टू डू. ठीक है. और हम लोग इसी क्लास, इसी चीज से, इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो मुझे याद दिलाएगा अगर मैं पूछ रहा हूँ तो कि हमने यहाँ क्वेश्चन छोड़ा था, और वी विल बिगिन फ्रॉम हियर. यानी कि उसको समझेंगे क्योंकि इसके साथ हमें नया रूल समझना है. ठीक है. तो नोट डाउन द क्वेश्चन, बाकी अब इसे सेंटेंस को समझने की कोशिश करना. एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू गाइस. ओके. बाकी हमने जितने रूल्स अभी लिखे हैं एक बार पढ़ देना, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में इसे शायद इस पे क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा से, जो भी चीज हमने पढ़ी उन पे, और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउंस को हम लोग खत्म भी कर दें. ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू गाइस. और कुछ भी चीज, एक और चीज, कुछ भी चीज समझ में आई तो वो